नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष जो है मैं वास्तविक संख्या के 1.1 प्रश्न वाली कराने से पहले आपको जो मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हमने 1.1 संबंधित हमने केवल एचसीएफ निकालना सीखे थे और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए गए थे। लेकिन आज हम जो है 1.1 एक्सरसाइज देखने से पहले आपको जो है इनके बारे में पूरी जानकारी, इसके परिभाषा, इसकी डेफिनेशन संबंधी पूरे क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, और एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बता दूं सर, आप लोग ये एचसीएफ और एलसीएम, क्या बेटा, एलसीएम और एचसीएफ से आप पहली बार वाकिफ नहीं हो रहे हो। इससे बचपन में भी आपने जो है 7th क्लास 8th क्लास में भी एचसीएफ और एलसीएम क्लास के में अपने पढ़ चुके हो, ठीक है सर। तो आज जो हम लोग जो है सर एलसीएम सबसे पहले ले रहे हैं सर। ये एलसीएम का फुल फॉर्म, सर इसका फुल फॉर्म होता है सर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसे हिंदी में शॉर्ट में बोलते सर ल और स। इसको फुल फॉर्म लसा का फुल फॉर्म होता है सर यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है सर। अब बात कर ले हम इसकी परिभाषा, बात करें सर इसकी हम लोग परिभाषा है, परिभाषा देख रहे हैं सर इसकी। तो एलसीएम की परिभाषा मतलब लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा बोलती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही लसा मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। सर मैं जैसे कि आपको इसका एक आध एग्जाम्पल करवाता हूं सर, तो आपको समझ आ जाएगी कहानी, ठीक है सर। मैं आपको बता दूं सर कि सबसे पहले कि ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो विधि प्रयोग करना पड़ता है। एक तो तुम्हारे होते सर यहां पे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और दूसरी मेथड होती है सर इसकी भाग विधि, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। मैं जैसे कि आपको बता दूं सर, ये 1.2 एक्सरसाइज में आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने को आपको यहां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो विधि है एचसीएफ भी निकालने के दो विधि प्रयोग करते हैं और एलसीएम निकालने के दो विधि प्रयोग करते हैं। लेकिन 1.2 एक्सरसाइज में आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए सर यहां पे क्या होता है। अब चलो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको जो है एचसीएफ के बारे में बता देता हूं पहले, इसका फिर दोनों का एक एक एग्जांपल देखेंगे और पूरा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका जो है एचसीएफ का फुल फॉर्म तुम्हारा होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सर इसके हिंदी में बोलते सर यहां पे म श, इसका विस्तृत रूप होता है सर महत्तम समापवर्तक। जैसे कि आपको बता दूं सर, महत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है।
परिभाषा। बच्चों आपको मैं बता दूं कि आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके इससे पहले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे ही मास कहते हैं। बच्चों आपको बता दूं सर, यहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? से यहां पे क्या वर्ड हो रहा है? को। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब आपका जो एलसीएम आएगा वह संख्या को, जितनी भी संख्या का एलसीएम निकालने वाला है वह संख्या पूर्णतः वो भाग दे दे इसको, ठीक है। अब ये ऐसे में क्या होता है सर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारा आंसर आएगा वो संख्या क्या होगी? जो दिए गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आप जो है इसके बारे में, ये तुम्हारा परिभाषा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब जो है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताने वाला हूं। देखिए बच्चे लोग, आपको बता दूं सर कि एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। यह अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है? इंग्लिश में हम इसे बोलते सर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए चलो क्या होता है, कई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये यहां अभाज्य बोला है। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जो केवल एक से और पूर्णतः अपने आप से विभाजित हो जाए स्वयं। मतलब सर अभाज्य संख्या क्या होती है सर? सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, आगे बढ़ेंगे 23 होगी। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है सर। तो सर मैंने बोला सर एक एग्जांपल लिया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो भी आपको एक्सरसाइज में भी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन वाला कि अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको दिए गए संख्या का अभाज्य केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सर देखिए क्या होता है, आपको बता दूं मैं कि यहां पे जितनी भी संख्या आएगी ये पूरी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ये 2 3 5 7 11 14 17 सॉरी 14 नहीं आएगा, 17 19 23 इनमें से कोई एक संख्या यूज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, सबसे पहले आपको देखना है कि किसी संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक कितना है बेटा? 6। आप जानते हैं कि 2 का विभाजिता का नियम बोलता है सर यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए चलो, तो यहां पे जो है इसका इकाई अंक 6 है, मतलब ये 2 से भाग चल जाएगी। और 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या। यहां जितनी भी संख्या प्रयोग करेंगे आप लोग अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। तो देखिए चलो, यहां पे लिया मैं 2, ये यहां का 2 जो है यहां का 1 अंक, यहां का 1 अंक और यहां का 1 अंक क्या हो रहा है? यहां के 1 अंक का छोटा हो रहा है, इसलिए भाग। यदि 2 का पढ़ा एक बार भी पढ़ता हूं तो ये 1 से अधिक हो जाती है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां पे दोनों संख्या को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि 15 आ जाए या 15 से कम, लेकिन 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 छक्का 12, 2 साती 14 और 2 आठे 16। यदि मैं 2 का पढ़ा मैं 8 बार पढ़ लेता हूं बच्चों
तो क्या होता है, ये 2 क्या 15 से अधिक हो जाता है। 15 आ जाए या 15 से कम, लेकिन 15 से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों। तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, 2 का पारा पढ़ना पड़ेगा अपने को 7 बार। 2 7 14, जितने बार पढ़ते हो ना उसको लिखा आता है नीचे में, 2 7 14। अब बचा कितना है पे 1। अब ऐसा ना करना अपने को, यहां बचा 1 और 1 6 कितना है 7, नहीं, ये गलत डिसीजन है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे 15 में से 14 घटाएंगे, 2 7 14, तो 1 बचेगा। ये 1 और ये 6, ये साइड में 6 है, तो ये 16 है। क्या है 16, न कि 7। तो 2 का पारा आप ऐसा पढ़ना है कि 16 आ जाए या 16 से कम, लेकिन 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 8 16, 2 8 16, ये कंडीशन बन गई। अब फिर से देखना है अपने को कि सर इसके इकाई अंक कितना है 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 यहां लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडी कार्य इसलिए। तो 2 तिया 6, ये 3 बार ही क्यों पड़ा सर? अब देखो क्या है, मैं एकदम बहुत ही जो जिसका लेवल बहुत कम भी है तब भी ये पूरे क्वेश्चन समझ लेंगे, क्योंकि लॉजिक एकेडमी जो है सब बोलती है सबका साथ सबका विकास लॉजिक कोचिंग के साथ। इसलिए जो हम बता दें आपको कि एकदम बेसिक तौर पर बता रहे हैं आप लोग को, भैया 2 का पारा है सब, यहां भी 1 अंक, यहां भी है। देखिए जो बहुत ही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहां क्या करना है अपने को बता दो आपको बच्चों कि यहां का 1 अंक, यहां का 1 अंक लिए, तो यहां का 1 अंक क्या हो रहा है, यहां क्या 1 अंक से बड़ा हो रहा है, मतलब 2 का पारा पढ़ सकते अलाउ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहां पे कि 2 का पारा यदि मैं ऐसा पढ़ूं कि 7 आ जाए या 7 से कम, लेकिन 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8। यदि 2 का पारा मैं 4 बार पढ़ता हूं तो बच्चों 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए मैं 4 बार ना पढ़ते हुए 3 बार पढ़ा हूं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा कितना बेटा 1, हो गया तुम्हारे पे 18। मैंने बताया तुमको भैया, यहां का 1 बचा, इसका मतलब ये नहीं 1 धन 8 करके 9 कर दो, ये गलत बात। अपने को क्या करना है चलो, यहां पर जब यह 6 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1, और तुम्हारा क्या है बेटा 8। अब ये 18 हुआ। अब 2 का पारा ऐसा पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम, जैसे कि आप जानते हैं 2 9 18, 2 9 18, ये कंडीशन बन गई बच्चों लोग। ये अब क्या ये इस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 है? आपका मन में आएगी बच्चों को, बातें आएगी सर ये तो है ही नहीं है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या लेंगे? सर अगली संख्या कितनी कौन सी है 3, और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलते हैं बच्चा? 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है यदि अंकों को, यदि संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और अंक 3 के पहाड़े में आ जाए, भैया कहता है संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह अंक या संख्या 3 के पहाड़े में आए तो समझ जाना मेरे भाई बहनों ये क्या है 3 से भाग जाएगी। जैसे कि मैं 3 और 9 को जोड़ा तो 3 और बेटा 9 तक है तुम्हारा पे 12, 12 और कितना पे 3, क्या 3 के पहाड़े में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा बच्चों लोग? आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है 3 से आएगा 3 एका 3, 3 तिया 9 13। सर अब बोलेंगे सर ये 13 न तो 2 के पहाड़े 2 का विभाज्यता का नियम लागू होता है, यहाँ पे 3 के विभाज्यता का नियम भी लागू नहीं होगा। 3 और 1 4, क्या 3 के पहाड़े में 4 आता है? क्या नहीं आता। 5 का विभाज्यता का नियम बोलता है, चलो 5 के विभाज्यता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी। क्या इसका इकाई का अंक 0 है? नहीं। क्या इसका इकाई का अंक 5 है? नहीं, मतलब 5 से भाग नहीं जाएगा। अरे आपको भैया सरलता के साथ याद रखना है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? चलो केवल एक और स्वयं खुद में खुद अपने आप से भाग जाती है, इसलिए क्या कहें 13 खुद से भाग जाएगी, 13 एका 13। तो हम कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं सर कि 156 का, कि बेटा 156 का जो है अभाज्य, क्या बेटा यहाँ पे का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 3 गुना 13, ये एक लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छा लिख सकता हूं, 2 बार है तो 2 पर 2 की पावर गुना 3 गुना कितना पे 13 गुना 1।
बेटा ये क्या हुआ कि 156 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, चलो तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड करना आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप जो है वंस अगेन इसको रिप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं सर, अब जो है इस अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको एलसीएम और एचसीएम निकालना सिखा रहा हूं बच्चों। देखिए ये है आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो देखिए चलो कहते हैं हम देखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। देखिए ये सिर्फ आपको जो है लॉजिक एकेडमी बालाघाट के द्वारा ही शर्त दी जाएगी, बाकी कोई आपको शर्त दिखाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सर यहां पे कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ शर्तें। पहली शर्त क्या होती है मैं आपको बता दूं सर यहां पे क्या होता है। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ सर अपने को कि सर आपको चलो ठीक है एक एग्जांपल करवाई देता हूं यहां पे साइड में, तो आपको एकदम कंप्लीट समझ आ जाएगा पूर्णतः। ठीक है, पहला जो है एग्जांपल नंबर 6 आपको जो है कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पैटर्न की जो है 1.1 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल 6 दिखा दे रहा हूं आपको। बोलता है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बेटा? अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम ज्ञात करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे एक बुक में, तो आपको यहां पे एचसीएफ भी इसको दोनों क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दिया, साथ में मर्ज कर दिया गया। मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से आपको इंडिविजुअली मतलब जो है मैं एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कक्षा 10वीं बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास में एमपी बोर्ड अधिकांश क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको सर यहां पे दिया है संख्याएं। क्या बेटा यहां पे 6 और 20। 6 और 20 क्या है यहां पे संख्याएं दी है। ठीक है, चलो क्या दिया, चलो यहां पे संख्याएं। तो क्या लिखना है अपने को? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर कैसे करते हैं। तो देखिए सर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो है अभाज्य गुणनखंड भले बात ही करा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए सर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो फिर यह 2 से भाग जाएगा। यहां पे जितनी भी संख्या लिखना है अपने को सर यहां पे क्या होता है 2, मतलब यहां पे अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। तो क्या करना है कि 2 का पारा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम, लेकिन 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 3 6, जितने बार आप पहाड़ा पढ़ते हैं इसको लिखा जाता है नीचे। अब सर एक्चुअली में क्या है कि ये 3 जो है एक खुद में खुद अभाज्य संख्या है, तो वो खुद से ही भाग जाएगी। 3 1 3, हम बोल सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 3 हो गया। ठीक है सर, अब आगे देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 1 2 लगाए 0, 2 पंचे 10 और 5 1 5, 5 एक खुद अभाज्य संख्या थी तो अपने आप से ही भाग जाएगी, इसलिए 5 का प्रयोग किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 5, मतलब भैया 2 पर 2 की घात गुना कितना पे 5।
ये पूरी प्रोसेस जो है एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्त में पहली प्रोसेस थी यहां पे सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए की जाती है। इसके पश्चात उभयनिष्ठ देखते हैं। सर आपको सिर्फ उभयनिष्ठ देखना है भी, जैसे कि आप देखते हैं कि सर ये 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। सर तो देख पा रहे आप लोग कि 2 यहां भी आया है और 2 यहां भी आया है। इससे हम कह सकते हैं कि सर यहां पे 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। अब अपने क्या किए, इसके पश्चात में उभयनिष्ठ देखे, अब देखने के पता चला कि यहाँ पे 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है। तो उभयनिष्ठ है, कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है। तो यहां लिखते हैं हम हिंदी में, ठीक है। यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग दोनों में उभयनिष्ठ क्या यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या लिखा है पे, इसके पश्चात उभयनिष्ठ देखते हैं। यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी बेटा, 2 पर 2 की घात, जो कि एलसीएम ज्ञात के समय लिख दी अपन लोगों ने, ठीक है। अब इसके पश्चात में देखिए, यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को छोड़ा नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे देख पा रहे 6 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है, तो वह संख्या उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। तब भी उस संख्या को लिखा जाएगा, एलसीएम केवल एलसीएम ज्ञात करते समय। और इसके पश्चात देखिए कि सर 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो 5 भी एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो उस संख्या को छोड़ना नहीं है, इन संख्या में छोड़ना नहीं है। मतलब कहना चाहिए 5 लिखेंगे। तो सर आप देखिए इसके पश्चात जो है थर्ड वाली शर्त क्या बोलती है, इस प्रकार इन संख्याओं का गुणा कर एलसीएम ज्ञात कर पाते हैं। मतलब सर 2 पर 2 की घात का मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी कितना पे 4, 2 दूनी कितना पे 4 लिखेंगे बेटा 4, और 4 पंचे 3 5 15, अब 15 चौके 60, कितना बेटा पे 60। ये क्या हुआ सर, एक्चुअली में मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखने में तकलीफ हो रही होगी, तो मैं आगे बढ़ा देता हूं उसको। 2 पर 2 की घात का मतलब 4, 3 5 15, अब 15 चौके 60। ये 60 जो है इन संख्याओं 6 और 20 का क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो ये हमारी एलसीएम की परिभाषा ये बोलती है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 60 होगी। जो दी गई संख्या से मतलब भैया 60 को जो बेटा 60 को जो है ये 6 भी भाग दे पाएगी, और जो है ये 60 को जो है ये 20 भी भाग देगी। क्या बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पुनः विभाजित होना चाहिए, तो वह एलसीएम होगी। तो देखो 6 का 6 लगाए पीछे अपन ने 0, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 2 1 का 2, 2 तिया 6। सर इसका मतलब ये हुआ कि 6 60 को कंप्लीट डिवाइड कर रही है, 20 60 को कंप्लीट डिवाइड कर रही है। मतलब क्या हुआ कि वह 6 और 20 का अभाज्य एलसीएम क्या होगा सर यहाँ पे 60 होगी। इसी प्रकार जो है आपको जो है मैं अब
अब HCF ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें बता रहा हूं, ठीक है सर। क्वेश्चन वही रहेगा। देखिए सर, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, HCF निकालना है अपने को। तो HCF ज्ञात करने के लिए कुछ शर्तें, तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, दोनों में पहली शर्त समान रहती है। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका यहां तक के पूरे क्या होता है, ये अभाज्य गुणनखंड होता है, कर लिए। इसके पश्चात उभयनिष्ठ देखते हैं। वहां पे उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं था। इसका मतलब ये होता है उभयनिष्ठ होगा तो भी सही, उभयनिष्ठ नहीं होगा तो भी सही, लेकिन यहां पे उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि सर यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात, बेटा सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखा जाता है। अब भैया यहाँ पे क्या है, मतलब एलसीएम ज्ञात करते समय क्या लिखा जाता है, यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, यहां से इरेज कर देते हम लोग। देखिए सर, यहाँ पे उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात को लिखा जाता है। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमने क्या हुआ, 2 आया। सर 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तब भी क्या आया, 2 आया। मतलब 2 एक क्या है बेटा, उभयनिष्ठ संख्या है। तो उभयनिष्ठ संख्या है तो उस संख्या पर सबसे छोटी घात वाली संख्या को HCF ज्ञात करते समय लिखा जाता है। मतलब 2 पर 2 की घात, 2 पर 1 की घात, तो 2 पर 1 की घात इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात है। एक घात दो की घात। सर अब देखते हैं कि सर और कोई उभयनिष्ठ संख्या है क्या दोनों में। जैसे 6 का उभयनिष्ठ संख्या देखे हमने, 6 का अभाज्य गुणनखंड देखे हमने तो यहाँ पे 3 है, लेकिन 20 का अभाज्य गुणनखंड देखा गया तो यहाँ पे 3 नहीं है। मतलब 3 यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। 3 यहाँ उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो यदि मैं बता दूं सर, आप पे यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को छोड़ देते हैं। वहां नहीं छोड़ते थे, यहां छोड़ देते हैं। मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है। मतलब 3 को HCF ज्ञात करते समय नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। सर यहाँ 5, 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है क्या, नहीं है, तो 5 को भी छोड़ देंगे। मतलब है अब कोई संख्या उभयनिष्ठ संख्या निकालने की कुछ संख्या है नहीं है। मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगी। मतलब भैया परिभाषा बोलती थी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब सर 6 को 2, 20 को भी 2, ये क्या है, आंसर संख्या को डिवाइड करती थी। यहां पे वहां पे क्या था, आंसर जो है को संख्या डिवाइड करती थी। ठीक है, तो क्या है, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 1 का 2 लगाए 0। मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 जो दोनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 और 20 का HCF जो है 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पूरे जो इसके बाद वाले एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो बने रहिए हमारे साथ।